हे भगवान, सिर्फ मुझे ही पता है मैं यहाँ तक कैसे पहुंची हूँ। लगता नहीं कि अगले साल तीज त्योहार पर मैं यहाँ फिर से आ पाऊंगी। बड़े भाई ने तो ऐसे मुंह मोड़ लिया है जैसे उनका और मेरा कुछ रिश्ता है ही नहीं। ये है आयुषी की बुआ शालिनी, गांव से आई है। वैसे तो हर दूसरे तीसरे महीने आती है और हर बार अपने दिल का दुख अपनी भाभी के पास सुनाती है। वैसे तो वो हर बार घर के अंदर आकर उसकी दर्द भरी कहानी शुरू होती है, लेकिन आज रिक्शा से उतरते ही शालिनी भाभी और भगवान का जाप कर रही थी। तभी, बुआ अब पूरी कहानी दरवाजे पर ही सुनवाओगी क्या? अंदर भी आ जाओ ना। अरे अंदर तो आना ही पड़ेगा। इस शहर में बस एक यही घर बचा है जिस घर की चौखट पर मुझे इज्जत मिलती है, वरना बड़े भाई का वो यूवी पास से जाता है लेकिन मुड़ के भी नहीं देखता। अभी अभी वो नाकी पर मिला। अब आप ही बताओ भाभी, बुआ आती है तो भतीजे को कितनी खुशी होती है, दौड़े दौड़े बुआ के पास आता है, उनका सामान लेता है। लेकिन उसने पास आकर सिर्फ इतना भी नहीं पूछा, अब अकेली आई हो, मुझे बुला लेते स्टेशन पर। अरे इतने संस्कार भी कहाँ है उसमें। अब उसके माँ बाप ही मुझे नहीं पूछते तो वो क्या ही पूछेगा। भाभी आपको यकीन नहीं होगा, उनके ऐसे बर्ताव से इतनी आत्मा जलती है, सच में यहाँ आने का बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन बस आपकी और छोटे की माया प्रेम मुझे यहाँ खींच कर लाता है, वरना 10 के शगुन के लिए 1000 रुपए की खोटी कौन करेगा। मैं तो रिश्तों को पैसों से ऊपर रखती हूँ, इसीलिए चली आती हूँ यहाँ बिना बुलाए। 10 रुपए का शगुन मैं कुछ समझी नहीं। पहले वादा कीजिए भाभी, आप किसी को बताओगी नहीं। अगर मैं तमाशा करने का सोच लूं ना तो सिर्फ तमाशा नहीं हंगामा हो सकता है। लेकिन बस मैं समझदारी से बात लेती हूँ, इसीलिए आज तक सब ठीक है। आपको पता है मैं पिछली बार आई थी ना, बस 10 रुपया शगुन दिया था भाभी ने मुझे। आज भी वो 10 रुपया संभाल कर रखा है मैंने। वक्त आने पर उसका जवाब दे दूंगी, लेकिन फिर सोचती हूँ मैं छोटी हूँ, वो बड़े हैं, इसलिए चुप हो जाती हूँ। अब आप ही बताइए भाभी, मैं कोई भिखारी हूँ क्या? इतनी जायदाद, इतनी प्रॉपर्टी, सब कुछ मेरे पापा ने कमाई है। उसमें से अगर मुझे 200 रुपये ज्यादा निकाल कर दे दिए तो इनका क्या ही चला जाएगा। लेकिन नहीं, भाभी ने भैया को अपने साड़ी के पल्लू से ऐसा बांध लिया है, उन्हें तो लगता ही नहीं कि गांव में उनकी एक बहन है, उसके हाल हवाल उन्हें पूछने चाहिए। मुझे पैसों की कोई आशा नहीं है, लेकिन सीधे मुंह कोई बात ही नहीं करता। इतना दर्द होता है भाभी, क्या ही बताऊं मैं आपको। मेरा सब दर्द दुख आपके पास आकर हल्का हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्या कर दिया मैंने जो बड़े भैया भाभी मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं। बड़ी भाभी को देखकर लगता तो नहीं कि वो आपके साथ ऐसा बर्ताव करती होगी। बातें तो कितनी बड़ी बड़ी करती है। अगर मोहल्ले की औरतें कुछ ज्यादा काम कर दे, अपने धन के साथ साथ उनका ज्ञान बांटने बैठ जाती है, लेकिन खुद भी तो वही है। चलो अभी चलकर उनसे बात करते हैं, 2-4 बातें सुना देंगे दोनों मिलकर, तभी उनकी अकल ठिकाने आएगी। अरे नहीं नहीं भाभी, मेरे साथ ये मत कीजिए। आज तक जो बात मैं छुपा कर रखी हूँ, वो बात इस तरह से सामने लाकर मुझे बेवजह घर में कलेश नहीं चाहिए। आखिर वो मेरे माता पिता का घर है और उनको हमेशा लगता था कि उनके घर में शांति बनी रहनी चाहिए। अब भले ही वो इस घर में नहीं रहते, लेकिन फिर भी मैं उनके घर में जाकर अशांति का कारण नहीं बनना चाहती। मुझे तो आपकी बातें सुनकर आप पर दया आ रही है। कैसे सहती होंगी आप ये सब? अब क्या करूं, मेरे नसीब में बड़े भाई भाभी का प्रेम है ही नहीं। अब जो है जैसा है चलाना पड़ेगा। भाभी आपको पता है, आज भी मैं स्टेशन से निकली ना, 10 फोन किए भैया को, भैया ने एक नहीं उठाया। अरे कम से कम उठाकर बता तो दे कि मैं काम में व्यस्त हूँ। मैं थोड़ी ना उनसे कोई भारी भरकम रकम मांगने वाली थी। लेकिन नहीं उठाया भाभी उन्होंने मेरा फोन, एक फोन नहीं उठाया। मेरा तो मन किया इस ट्रेन में वापस बैठ जाऊं और अपने गांव चली जाऊं, लेकिन क्या करूं, बहन का दिल है, अपने भाइयों को देखने के लिए तरसता है और आपका प्रेम मुझे यहाँ खींच कर लाता है। भाभी हो, आप मुझसे छोटी हो, लेकिन फिर भी कभी खाली हाथ जाने नहीं देती, माँ की तरह प्रेम देती हो और बड़े भैया और भाभी के गलत बर्ताव से पीड़ित इस मन को शांत करती हो। दीदी शांत हो जाइए। इस घर पर और हम सब पर आपका हमेशा हक है और हमेशा रहेगा। आपका जब मन चाहे आप यहाँ चले आना, हम सब आपका स्वागत हमेशा करेंगे। और उन्होंने आपको बस 10 रुपए का शगुन दिया है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, ये देखिए। आप आ रही थी इसलिए मैंने एक थैला पैक करके रखा है। मेथी दाने के लड्डू, शिंगदाने की चिक्की, देसी गाय का शुद्ध घी और कितना कुछ, और ये 10,000 का पैकेट भी। और ये देखिए आपके लिए खास बनारसी सिल्क साड़ी भी लाई हूँ। मैं और आपके भैया अपनी तरह से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बड़े भाई और भाभी की कमी महसूस ना हो। हाँ दीदी, अब आई हो तो 4-5 दिन अच्छे से रहो। और वो तुम्हारे साथ इतना गलत बर्ताव करते हैं ना, तो इस बार उनके यहाँ जाना ही नहीं। उनकी भी तो अकल ठिकाने आनी चाहिए। तुम्हें यहाँ देखेंगे तो सामने से बुलाएंगे।
मैं तुम्हारी बात समझती हूँ छोटे, लेकिन तुम्हें तो पता है ना मोहल्ले वाले कैसे दोगले होते हैं। पहले ही मेरे कुछ बिना कहे बड़े भैया भाभी और मेरे बीच में इतनी गलतफहमी पैदा हो गई है। अब मैं यहाँ आकर उनके वहां नहीं जाऊंगी तो कितना गलत लगेगा। मोहल्ले वालों को तो मौका मिल जाएगा बातें बनाने का। मेरा तो जाने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि एक ग्लास तक नहीं पूछते वो, और ना ही सीधे से बात करते। लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई गलती करना नहीं चाहती, इसलिए बस जाऊंगी, 10 मिनट हाल हवाल पूछूंगी। वैसे भी शाम में 5 बजे की तो ट्रेन है मेरी। अरे दीदी, ये क्या बात हुई? अब आई हो तो रात का खाना हमारे यहाँ ही खाना। आपके मायके आई हो और बिना कुछ खाए पिए ऐसी? अरे जब से आई हूँ तब से तुम खिला तो रही हो, और वैसे भी मैं तो बस आप लोगों से मिलने आई थी। आप सबसे दिल की 2-4 बातें कर ली, मेरा मन भर गया। अब पेट को कुछ नहीं भी मिलाना तो भी ये शालिनी खुश है। ठीक है दीदी, आप मुझसे बड़ी हो, आपको मुझसे ज्यादा समझ है। अब आप जाना ही चाहती हो तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन आपकी 5 बजे की ट्रेन है ना, तो मुझे फोन करना, मैं छोड़ दूंगा आपको स्टेशन पर। अरे नहीं नहीं, इतनी रिक्शाएं हैं, तुम अभी अभी काम से वापस आए हो, क्यों बेवजह चक्कर लगाना है। मैं स्टेशन चली जाऊंगी, रिक्शा में बैठकर आराम से। ठीक है दीदी, पैर छूता हूँ। आयुषी, बुआ के पैर छुओ। अरे क्या ही जरूरत है पैर छूने की, मेरे आशीर्वाद तो सदा आपके साथ है, चलती हूँ। शालिनी का बड़ा भाई भी मोहल्ले में कुछ ही दूरी पर रहता था। छोटे भाई और उसके परिवार का हाल हवाल जानकर, अपना दुख दर्द सुनाकर शालिनी पहुंच जाती है बड़े भाई के घर। अरे दीदी, आज कब आई? यूं भी बता रहा था नाके पर उसने आपको देखा, आपको कोई आवाजें भी लगाई, लेकिन आपने मुड़कर ही नहीं देखा। फिर मैंने कहा कि भाई तुम्हें नजरअंदाज क्यों करेगी, जल्दबाजी में होगी। फिर क्या, जब से उसने मुझे बताया तब से आपका इंतजार कर रही हूँ। कहाँ थे आप कब से? मैं तो 2 बार मोहल्ले के गेट तक भी जाकर आई। भाभी, आप मेरा इस तरह इंतजार करती हो ना, बस इसीलिए मैं इस शहर में आती हूँ। नहीं तो माँ पापा की बात यहाँ आपके अलावा मेरा है ही कौन। अब ये भी छोटे के घर से आ रही हूँ। आप यकीन नहीं करोगी, उसकी बेटी एकदम नक चढ़ी है, मुझे देखकर इतना मुंह बनाती है, तबीयत तक नहीं पूछती। और भाभी, उनके तो तेवर ही मत पूछो, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। पैसों की और मायके वालों की इतनी अकड़ चढ़ गई है, अपनी ननद को भूल गई है। पड़ोस की औरत आए तो हम 4 बार चाय पूछते हैं। मैं गांव से आई हूँ, आधा घंटा उनके सोफे पर जाकर बैठी, तब भाभी ने पूछा, आप पानी पियेंगी या घर से पी कर आई है। अब बताइए, जिस घर में मेहमानों की ऐसी आओ भगत होगी, वहां जाने का मन करेगा क्या। क्या बात कर रही हो दीदी, रोहिणी ने आपको चाय तक नहीं पूछा? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वैसे तो मोहल्ले में किसी भी घर में मेहमान क्यों ना आए, वो बुलाकर अपने घर ले जाती है और चाय नाश्ता कराती है। उसने आपके साथ ऐसा किया? आपको क्या लगता है भाभी, मैं ही अपनी भाभी की बुराई करूंगी? अरे मुझे तो बड़ा दर्द होता है, समझ में नहीं आता आखिरकार मेरी गलती कहाँ हो गई जो मेरे साथ उस घर में इस तरह का सलूक होता है। ये देखिए, 50 रुपए में सड़क पर मिलने वाली साड़ी दी है भाभी ने मुझे। मेरे घर में साड़ियों की अलमारियां भरी पड़ी है, लेकिन ये भाई का शगुन है इसलिए रख लिया मैंने। ऐसी साड़ी का तो मैं अपने घर में पोछा भी ना बनाऊं। मुझे तो आपकी बातें सुनकर इतना गुस्सा आ रहा है ना रोहिणी के ऊपर, मन कर रहा है अभी जाकर उसे 2-4 थप्पड़ लगा कर आऊं। अपनी ननद के साथ कोई ऐसा सुलूक कैसे कर सकता है भला। मैं क्या कहती हूँ दीदी, आज आप यहीं पर रह लीजिए, पिछले कई दिनों से चल रहा है ये तमाशा। आज हम ये खेल यहीं खत्म करते हैं। आपके भैया शाम को घर आएंगे, देवर जी और उनके परिवार को भी हम यहीं पर बुला लेंगे। आखिर उनका क्या कहना है, आज हम उनसे पूछ ही लेंगे। भाभी, सिर्फ मुझे ही पता है मैं इतनी बदतमीजी को और गलत बर्ताव को कैसे सहती हूँ, सिर्फ मुझे पता है। मेरी गलती क्या है ये सोच सोच कर मैं पहले ही टूट चुकी हूँ। आपने भाभी को कुछ कहा, उन्हें बुरा लग गया, तो मुझे मेरे भाई का मुंह देखने को जो मिलता है ना, उतना भी बंद हो जाएगा। जो चल रहा है भाभी वैसा चलने दो। मुझे उनकी साड़ी की और शगुन की कोई आशा नहीं है। मैंने तो बस अपने दिल की बात आपको बताई भाभी। अपना समझकर आप भी मेरे दिल की बात बस अपने तक सीमित रखिएगा, किसी को मत बताना, और भाभी को तो बिल्कुल नहीं। आप उनका स्वभाव जानती है ना, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देती है वो। भाभी, आपको मेरी कसम है, आप किसी को कुछ नहीं बताओगी। अरे दीदी, मैं नहीं बताऊंगी किसी को कुछ, आप बस शांत हो जाइए। आप छोटी छोटी बातें अपने दिल पर लगा लेती है, क्या जरूरत है उनके बारे में इतना सोचने की। मैं हूं ना, आपकी बड़ी भाभी आपकी माँ की तरह है। मैं आपको कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। ये देखिए, जब से युवी ने बताया है कि आप आ रही हैं, मैं सुबह से आपके स्वागत में लगी हुई हूँ। मैं जयपुर गई थी, वहां से आपके लिए ये शॉल लाई है और ये सोने के कड़े। पिछली दिवाली में आप आई नहीं थी, तब से आपके लिए बना कर रखे हैं। आपको एक भाई से प्यार नहीं मिलता तो क्या हुआ, आपकी बड़ी भाभी आपको 2 गुना प्यार देने के लिए तैयार है। आप बिल्कुल चिंता मत करना।
आपका जब मन करे आप यहाँ आना और हक से यहाँ रहना, और उनके बर्ताव को यूं दिल पर लेने की कोई जरूरत नहीं है, नजरअंदाज कर देना उनको। भाभी आप है इसलिए मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन आपके पास आकर मुझे ममता की छांव मिलती है। मुझे तो आप में मेरी माँ ही नजर आती है। छोटे के घर पर पानी पीना भी मुश्किल हो जाता है, 10 मिनट भी 10 घंटे जैसे लगते हैं, ऐसा लगता है कब निकलूं वहां से। लेकिन देखो यहाँ आकर मुझे 3 घंटे हो गए, इतना वक्त कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। भाभी सच में आप है ना, इसलिए मेरा मायका सही सलामत है। और मैं हमेशा रहूंगी, आपको जब जरूरत होगी तब आप हमारे यहाँ आ सकती हैं। हमारे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। और आयुषी आपको देखकर मुंह बनाती है तो क्या हुआ, मेरा यूवी है ना, उसे कितना लगाव है आपसे। मैं तो कहती हूँ अगली बार आओगी ना तो 2-4 दिन यहाँ रहना, हमें भी बड़ी याद आती है आपकी। हाँ, अगली बार अच्छा खासा वक्त निकाल कर आऊंगी। अभी चलती हूँ, लेकिन याद रखना भाभी, मैंने आपको जो बताया है वो किसी को बताना मत, बेवजह रिश्तों में गलतफहमी फैल जाएगी। अब छोटे गलती कर रहे हैं तो हम बड़ों का ही तो फर्ज है उनकी गलतियों को नजरअंदाज करना। सच में दीदी आपका मन बहुत बड़ा है, आप चिंता मत करना, मैं नहीं बताऊंगी किसी को भी। आप आराम से जाना और पहुंचते ही मुझे फोन कर देना। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, मैं चली जाऊंगी। शालिनी बड़े भैया के घर जाती है, बड़ी भाभी से मिलती है। थोड़ी देर में उनका हाल हवाल जानकर छोटे वाले की बुराई करके स्टेशन की ओर जाने के लिए निकलती है। कुछ समय बाद, अरे आप आधा घंटा जल्दी आते तो आपकी दीदी से मुलाकात हो जाती, बहुत याद कर रही थी आपको और बहुत दुखी भी थी। शालिनी आई थी और तुमने रोका क्यों नहीं, और वो दुखी क्यों थी? अब आपको क्या बताऊं, देवर जी और रोहिणी की वजह से। दीदी बता रही थी देवर जी उनका फोन नहीं उठाते, आयुषी उन्हें देखकर मुंह बना लेती है, और रोहिणी वैसे तो मेहमानों को जमा करके अपने घर ले जाती है, लेकिन अपनी दीदी को उसने आधे घंटे तक चाय न पूछी न पानी। आधे घंटे के बाद सिर्फ पानी के 2 बूंद पीकर दीदी हमारे यहाँ आ गई। बहुत रो रही थी बेचारी। रोहिणी ने दीदी को ऐसी साड़ी दी, उससे लाख गुना अच्छी साड़ी हम बर्तन वाली को देते हैं। दीदी ने इतना कुछ सुनाया है, मुझसे तो उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। शालिनी के जाने के बाद पार्वती का पति संजय घर आता है। घर आते ही पार्वती शालिनी का दुख संजय को सुनाने बैठ जाती है। अपने पति से पार्वती बातें कर रही थी, तभी उसकी नजर सोफे पर पड़ी हुई थैली पर जाती है। अरे मैंने दीदी को जो सामान दिया था उसका आधा सामान तो दीदी यहीं पर भूल कर गई। आप जाइए जल्दी दीदी का सामान देकर आइए, अभी ट्रेन छूटने में आधा घंटा है। पार्वती सोफे पर पड़ा हुआ सारा सामान इकट्ठा करती है और संजय को तुरंत स्टेशन पर भेजती है। माँ ये देखिए बुआ जी का पर्स, बुआ जी अपना पर्स यहीं भूल गई। पापा अभी 5 बजने में आधा घंटा है, हमें स्टेशन पर जाकर बुआ जी को पर्स दे आना चाहिए। अरे रुको, तब तो दीदी जल्दबाजी में थी, उन्हें काफी कुछ देना था, लेकिन कुछ दे नहीं पाई हूँ। अब आप पर्स देने जा ही रहे हो तो ये सारा सामान खास मैंने दीदी के लिए निकाल रखा है, आप दीदी को देकर आइए। इतना सारा सामान? माँ इतना सामान उठाने के लिए कूली लगेगा। हाँ तो लगने दो, तुम्हारे पापा है ना, वो दे देंगे कूली के पैसे, लेकिन दीदी को कुछ कम नहीं पड़ना चाहिए। अब बड़े भैया और जेठानी जी उस ढंग के हैं, हम उनकी कुछ बात ही नहीं कर सकते। दीदी को जो कुछ भी आशा है वो हम सबसे ही तो है, इसलिए मैं जो दे रही हूँ चुपचाप उठाइए और जल्दी से स्टेशन पर जाइए। शालिनी की दोनों भाभियों ने भर भर के सामान शालिनी को दिया था, लेकिन उन्हें वो भी कम लग रहा था, इसलिए और सामान उन्होंने अपने पतियों के साथ स्टेशन भिजवाया। स्टेशन पर क्या बुआ, माँ ने आपको जो सामान दिया था वो साथ में ले लिया, लेकिन अपना ये पर्स तो हमारे घर पर ही भूल गई। अब वो देने हम लोगों को यहाँ आना पड़ा। ये लीजिए, माँ ने थोड़ा और सामान दिया है। शालिनी, क्या शालिनी तुम भी, तुम्हारी भाभी ने इतने प्यार से तुम्हें इतना कुछ दिया और तुम सब कुछ घर पर ही भूल गई। दीदी बड़े भैया ने आपको इतना कुछ दिया है? आप तो रोहिणी को बता रही थी कि आपको बड़े भैया से 10 रुपए का शगुन भी नहीं मिलता। क्या शालिनी, तुम मेरे बारे में ऐसी बातें बना रही थी? और तुमने ही तो बताया था कि छोटा तुम्हें वो काम वाली बाई पहनती है उस तरह की साड़ी देता है, सिर्फ 50 रुपए वाली, इसीलिए तो पार्वती ने तुम्हें भर भर के सामान दिया। और ये देखो, तुम घर पर भूल गई तो और सामान मेरे साथ भिजवाया। क्या कह रही थी दीदी? उन्हें हमसे सिर्फ 50 रुपए वाली साड़ी मिलती है? अरे ये देखो, मेरी पत्नी अपने मायके से 10 साड़ियां लाई है, वो भी 55,000 की। घर पर देना भूल गई थी इसलिए मैं यहाँ देने आया था। लेकिन सब कुछ देकर भी दीदी यही बातें बना रही है, तो फिर कुछ देना ही नहीं है। दीदी एक काम कर लो, ये लो 500 रुपए की 10 साड़ी खरीद लेना। हाँ, और क्या कहा था शालिनी तुमने? हम तुम्हें सिर्फ 10 रुपए का शगुन देते हैं। अरे तुम्हारे भाई का दिल बहुत बड़ा है, तुम्हारी सोच से कई गुना ज्यादा बड़ा। 10 क्या, मेरी तरफ से 51 रख लो, वो सारी थैलियां मुझे वापस दे दो। दोनों तरफ से अच्छा खासा माल हड़प रही थी और हमें एक दूसरे के बारे में झूठी कहानी सुनाकर हमारे बीच में अनबन पैदा कर रही थी। तो अब मेरे यहाँ से तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ना मेथी दाने के लड्डू, ना देसी घी, ना ही बनारसी सिल्क साड़ियाँ। अरे
आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कब कहा? अपने भोलेपन का नाटक बहुत हो गया दीदी, आपकी असलियत सामने आ गई है। आपको सामान देने के लिए हमने कुली बुलवाया था, इतना भर भर के हम दे रहे थे आपको, लेकिन आपको ना तो हमारे सामान की कोई वैल्यू है, ना ही हमारे प्यार की। उल्टा हमारे बारे में आप ऐसी अफवाहें फैला रही है, तो क्या जरूरत है आपको प्यार, दुलार और सामान देने की? कुले, ये सारा सामान वापस लेकर चलो, और उनके हाथ में जो है ना वो भी वापस ले लो, कुछ नहीं देना हमें इनको। हाँ आयुषी, बुआ के हाथ में जो थैलिया है वो सारी थैलियां ले लो, और तुम्हारी माँ ने काम वाले को देने के लिए वो 50 रुपए की साड़ी दी थी ना, वो 4 साड़ियां दे दो, तुम्हारी बुआ इसी लायक है। अरे गलती हो गई, मेरा सामान दे दो, मेरा देसी घी, मेरी बनारसी साड़ियां है, भगवान लुट गया, सब लुट गया। पता नहीं किस मुहूर्त पर दुर्बुद्धि आई और मुझसे ऐसा कुछ बक गया। अच्छा खासा मिल रहा था, लेकिन ज्यादा मिलने के लालच में। वाह, बहुत शानदार पवन, इस साल का बेस्ट एम्प्लॉय आप चुने गए हैं, तालियां। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पवन बहुत खुश था। शुक्रिया सर, बस सबका साथ रहा तो ये मैं कर सका। अब बस कंप्लीट करो लाइफ, जल्दी शादी कर लो, फिर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये सुनकर हॉल में सब लोग अजीब तरह से हंसने लगते हैं। पवन की मुस्कान जम के रह गई। उसके हाथ में ट्रॉफी अचानक बहुत भारी लगने लगी। पूरे 10 साल की मेहनत पर 1 सेकंड में ये बात बोझ बन गई। लगा जैसे उसकी सारी कामयाबी भी इस एक कमी के आगे फीकी पड़ गई। कमाल कर दिया यार, लेकिन सच कहूं, सर ने सही पकड़ा। तेरे जैसे परफेक्शनिस्ट को कोई परफेक्ट गर्ल ही संभाल पाएगी। चल, आज शाम हाउस पार्टी है, अपनी कोई स्पेशल फ्रेंड भी ले आना। बीवी ना सही, गर्लफ्रेंड तो होगी। नहीं यार। क्या नहीं? गर्लफ्रेंड नहीं है या हाउस पार्टी में नहीं आएगा? गर्लफ्रेंड भी नहीं है, और हाँ, उस पार्टी में भी नहीं आ पाऊंगा क्योंकि घर पर जाना है। अच्छा, समझ गया, रिश्ते वाली बात चल रही है ना। भाई तू लकी है, मेरी तो सारी लक शादी के दिन ही खत्म हो गई थी। गौरव हंसता हुआ वहां से चला जाता है। पवन ने ट्रॉफी को जल्दी से बैग में ठूस दिया, जैसे ये कोई शर्म की चीज हो। वो अकेला लिफ्ट की तरफ बढ़ा। इन लोगों को बस मजाक सोचता है, लेकिन मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मैं कितना अकेला हूं। छोटे भाई की शादी हो चुकी है, मेरी नहीं हुई, और इस बात के लिए रोज मुझे ताने मिलते हैं। जाने लोग क्या समझते हैं कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं की। अब नहीं मिल रही तो क्या करूं? यही सब सोचता हुआ वो घर पहुंचा, लेकिन घर की शामें अब पवन के लिए एक तरह की मानसिक युद्ध भूमि बन चुकी थी। आज बस उसकी ट्रॉफी की बात हुई और फिर अंत वही सवाल। पवन, कल शर्मा आंटी फोन पर थी। उनकी एक बहनोई की लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, पढ़ी लिखी, बिल्कुल किस्मत नहीं आजमाई। तुमसे बस ठहरो, 2 साल छोटी है। हमारे वक्त में तो इतनी उम्र तक आदमी अपने बच्चे का स्कूल एडमिशन करवा रहा होता था। 3 बच्चे। आजकल का गणित समझ से परे है। अरे पापा, अब जमाना बदल गया है ना। भैया जैसे परफेक्शनिस्ट को परफेक्ट पार्टनर चाहिए, ढूंढने में टाइम तो लगेगा ना। हाँ भाई, मेरी तरह जल्दीबाजी नहीं करते हमारे भैया। रिया को तो मैंने पहले ही मुलाकात में पहचान लिया था। पवन का छोटा भाई नमन और उसकी पत्नी रिया एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। वो मुस्कान पवन के लिए एक ऐसा खंजर थी जो बिना खून निकाले चुभ जाता था। उसने टॉपिक बदला। तो ईएमआई का इंटरेस्ट रेट कितना पड़ रहा है? उसका सवाल हवा में लटक गया। किसी ने उत्तर नहीं दिया। टेबल पर सन्नाटा छा गया, जिसमें पवन की चम्मच की आवाज बहुत तेज सुनाई देने लगी। अगले दिन ऑफिस, पवन को लगा शायद यहाँ सांस लेने को जगह मिलेगी, पर गलतफहमी थी। गौरव नया फोन लिए उसके डेस्क पर खड़ा था। अरे पवन, देख यार, मेरा राजू आज सुबह बोला पापा। ऑडियो सुन, पूरा क्लियर है। वो फोन पवन के कान के पास ले जाता है। बच्चे की टूटी फूटी आवाज सुनाई देती है। बहुत प्यारा है, बधाई हो, पर तुम्हारी तो अब रातों की नींद हराम हो गई होगी। अरे पवन, तुम क्या जानो बच्चों वाली जिंदगी का मजा। तुम्हारा तो अभी पार्टी, शॉपिंग, मस्ती वाला टाइम ही खत्म नहीं हुआ। पूरा सेक्शन ठहाका लगाता है। फिर पवन हड़बड़ा कर भी कुछ बोलने लगता है। एक शेड्यूल बना लो, बच्चे के सोने जागने का, रूटीन से काम लो, सब ठीक रहेगा। वाह, थ्योरी तो बहुत स्ट्रांग है तुम्हारी पवन सर, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 0। न बीवी, न गर्लफ्रेंड, न बच्चा। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। एक बार फिर वही कर्कश हंसी। पवन ने घबरा कर इतनी तेजी से टाइप करना शुरू किया कि लगा कीबोर्ड के बटन टूट जाएंगे। फिर वो पूरे दिन ऑफिस में कुछ नहीं बोला और शिफ्ट खत्म करके लौट आया। शाम को सोसाइटी के पार्क में टहलते हुए पवन सोच रहा था कि कम से कम यहाँ तो शांति मिलेगी, पर तभी अरे
ये तो हमारे सॉफ्टवेयर वाले साहब। पवन बेटा। जी मोहन काका। क्या हाल है? कोई खास खबर? कोई प्रोग्रेस? उम्र तो हो ही गई है ना बेटा, हमारे समय में तो तुम्हारे पापा। नहीं काका, अभी कुछ तय नहीं है, फोकस करना है। समझ नहीं आता तुम क्या सोचते हो। देखो अपने छोटे भाई नमन को, कितनी अच्छी जोड़ी बनी है। सुहागन घर में आई, रौनक आई। और तुम बड़े भाई होकर भी लोग क्या कहेंगे बेटा, लोग क्या कहेंगे? पवन की नजर बगीचे में लगे एक पेड़ पर टिक गई। उसकी एक डाल अजीबोगरीब एंगल में थी, बाकी डालों से अलग उग रही थी। वो बिना एक शब्द कहे तेज कदमों से मोहन काका को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गया। अरे क्या हुआ, बात तो सुन। लेकिन पवन उन्हें इग्नोर करके उस एंगल बनाती हुई डाली को देखता हुआ घर आ गया। घर में आते ही नमन ने कहा, भैया अगले हफ्ते रिया के कजिन की एनिवर्सरी पार्टी है, बड़ी शानदार होगी। अगर तुम चाहो तो कोई सिंगल लड़की इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। नहीं, जरूरत नहीं, तुम लोग जाओ मस्ती करो। अरे भैया, आप इतने सीरियस क्यों हो जाते हो? हंसी मजाक लाइटली लिया करो जिंदगी को, चाय की तरह गर्मा गर्म, मीठी और कभी कभी कड़वी भी। मुझे कुछ वर्क पेंडिंग है, एक्सक्यूज मी। वो अपने कमरे में चला गया, लेकिन 1 घंटा भी नहीं गुजरा होगा कि उसकी माँ माला वहां आ गई और बोली, बेटा मैं तुम्हारी फिक्र में रातों को सो नहीं पाती। क्या? कैसी फिक्र? लगता है हम पर बोझ है। तेरे पापा कुछ बोलते नहीं, पर दिल में क्या घुटता है कौन जाने। बड़ा बेटा, और लोग कहते हैं कि कुछ सोचता ही नहीं। क्या बुरा कर रहे हैं हम? उनकी आंखों में आंसू छलक आए। पवन की सांसें अटक गई। माँ, ऐसी क्या जल्दी है? मैं ठीक हूँ, नौकरी है, तुम हो, पापा है, सब कुछ तो है। वही तो दिक्कत है पवन, तुम बस ठीक ही तो होना चाहते हो। जिंदगी में कभी कभी बेटा बहुत अच्छा भी होना पड़ता है, खुश भी होना पड़ता है। बस ठीक काफी नहीं होता। मैं और तुम्हारे पापा लोगों को जवाब दे देकर थक चुके हैं। सब यही पूछते हैं कि बड़े बेटे की शादी क्यों नहीं करे, कोई दिक्कत है क्या? अरे माँ, क्या दिक्कत होगी? लेकिन ये बात ये समाज नहीं समझता। लोग तो बातें बनाने लगते हैं, लड़के में कुछ कमी है। ये सुनकर पवन की नजरें झुक गई। वो कुछ नहीं बोल सका। माला भी 2 और बातें बोलकर उठकर चल दी, लेकिन अचानक रुकी और बोली, एक और बात, कल तेरे चाचा के बेटे की शादी है, तैयार रहना। और हाँ, वो भी तुझसे 5 साल छोटा है। ओके। अगले दिन वो चाचा के बेटे की शादी में पहुंच गया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर यह मुस्कान उसके चेहरे पर एक मुखौटे की तरह चिपक कर रह गई। और फिर वो आया, रिश्तेदारों का वो चक्रव्यूह जो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अरे पवन, यहाँ आओ बेटा, इतना चुप क्यों रहे हो? तुम्हारी बारी कब आएगी? तुम्हारी दावत के लिए तो हमने पेट ही सिला हुआ है, बचा बचा रखे हैं हम। हर तरफ से हंसी गूंज उठी। पवन की ओर सभी की नजरें टिक गई। हाँ भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा? हम कोई साइकोलॉजिस्ट बुलवा दे, मन की बात कह दो। अरे इतना हैंडसम लड़का, अच्छी नौकरी, फिर किस बात की कमी रह गई? जिद छोड़ो बेटा, कोई भी अच्छी सी लड़की देखकर हाँ कह दो। या कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की की जगह लड़के पसंद हो? हाय भाई साहब, शुभ शुभ बोलो। अरे आजकल तो ये बड़ा कॉमन हो गया है, हमें लगा शायद हमारा पवन भी। पवन को इस एलिगेशन की तो कहीं से कहीं तक उम्मीद नहीं थी। वो फौरन बोला, नहीं नहीं चाचा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जल्दी शादी का निमंत्रण मिलेगा। हाँ, हम तो बस यही चाहते हैं। ये हल्की फुल्की सी लगने वाली बातें एक के बाद एक उसके कानों में जहर घोलती छुरों की तरह घुस रही थी। उसकी नजर डांस फ्लोर पर पड़ी। नमन और रिया, उनके जैसे कई कपल एक धुन पर थिरक रहे थे। उसने मन ही मन जॉन एलिया का एक शेर बोला, क्या शर्म करे ये कहने में कि जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। जैसे जैसे पार्टी निपटी वो घर आया, पर अगले दिन ऑफिस में एक नई पार्टी चल रही थी। नए जूनियर राहुल के एंगेजमेंट की मिठाई बंट रही थी। खुशियों का चक्र उसके डेस्क तक भी आ पहुंचा। सर आप भी लीजिए। बहुत बहुत बधाई राहुल, खुश रहो, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। अरे राहुल, पवन सर से गुर सीख लो, ये है सिंगल लाइफ के असली किंग। इनसे बेहतर कोई एडवाइस नहीं देगा कि कैसे फ्री और इंडिपेंडेंट रहा जाता है। हैवी बजट, हैवी ट्रिप्स, कोई जिम्मेदारी नहीं, क्या मजा है जनाब।
पूरी टीम हंस पड़ी। ये दोस्ताना मजाक था, पर पवन के लिए ये मजाक दिल पर चोट जैसा होता था। उधर घर में पहले उसकी माँ माला ने उससे बात करी थी और आज उसके पिता राजेश की बारी थी। तुम्हारी माँ रोती रहती है और मैं भी अब चुप नहीं रह सकता। पवन चुप रहा। पिता की आवाज में एक नया कर्कश सा गुस्सा था। ये बात मेरी समझ से परे है पवन। नौकरी है, पैसा है, इज्जत है, फिर रुक किस बात का है? ये डर कैसा? जिम्मेदारी का डर। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभाई। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने रिश्ते देखे ही नहीं। कुछ ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और जिन्होंने पसंद किया उनसे मैं नहीं कर सकता था। पापा, ये ऐसे थोड़े होता है। सही व्यक्ति का इंतजार और सही व्यक्ति क्या होता है? कोई सही नहीं होता। हम साथ रहकर उसे सही बनाते हैं। शादी करो, फिर गलती करो, झगड़ा करो, समझौता करो, पर शुरुआत तो करो। हमारी उम्र हो गई है बेटा। हम तुम्हारा भविष्य एक स्टेबल, नॉर्मल भविष्य देखना चाहते हैं। ये अकेलापन, ये सब क्या है? ये पहली बार था जब अकेलापन शब्द पिता के मुंह से निकला था। पवन ने उनकी आंखों में देखा। चिंता थी, पर उससे ज्यादा एक शर्मिंदगी थी। शायद समाज की उन टेढ़ी नजरों की वजह से जो उन पर भी पड़ रही थी। पिता का दबाव माँ के आंसुओं से भी ज्यादा भारी था। आप इतनी फिक्र ना करिए, मैं जल्द से जल्द शादी कर लूंगा। कर ले, हमें आराम दे दे। जी। क्रिसमस की छुट्टियां आई, पर पवन सन्नाटे में था। नमन रिया अपने ससुराल गए हुए थे। घर इतना शांत था कि दीवारों से टकरा कर लौटती उसकी सांसों की आवाज सुनाई देती थी। क्या करूं, किससे बात करूं? शायद गौरव को ही फोन कर लूं। वो फोन उठाता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट स्क्रॉल करता है। 1, 2, 3, हर नाम पर अटकता है। अमित? नहीं, उसकी वाइफ का फैमिली फंक्शन होगा। संजय? नहीं। विवेक? कहीं ट्रिप पर गया हुआ है। सब बिजी हैं अपनी अपनी दुनिया में। वो फोन फेंक देता है। क्रिसमस बीता, ऑफिस खुला, लेकिन ऑफिस में भी कहाँ सुकून था। यार, मेरा तो पसीना छूट गया। 3 स्कूलों के गेट पर खड़ा रहा। इंटरव्यू, पेरेंट्स इंटरेक्शन, बस। हाँ, ये तो मुश्किल है। मैंने भी अपने भाई नमन के एडमिशन में पापा का साथ दिया था। सबसे जरूरी है पहले तैयारी कर लो, सभी डॉक्यूमेंट्स फाइल में। बच्चे को थोड़ा बेसिक नॉलेज। अरे बस करो यार पवन, यहाँ बच्चों की बात हो रही है, तुम क्यों बीच में बोलने लगते हो? तुम्हारा तो अभी वो दौर आया ही नहीं, अभी तुम हो आउट ऑफ सिलेबस। सब हंस पड़े। तभी उनकी एक कलीग प्रिया बोली, अरे रोहित, छोड़ो ना उसे। पवन, सॉरी यार, हम लोग रोज रोज बच्चों की ही बात करके तुम्हें बोर कर देते होंगे, पर सच कहूं, तुम तो लकी हो। तुम्हारे पास तो शांति है। जी भर के सो लो, देर रात तक मूवी देख लो, अचानक ट्रिप प्लान कर लो। क्या जिंदगी है। हाँ, शांति ही तो है, पर उसके मन में एक चीख उठ रही थी। ये शांति कभी कभी एक ऐसे भारी सन्नाटे जैसी लगती है। उस दिन जब वो घर पहुंचा तो माला जी का चेहरा आज कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। उन्होंने पवन के सामने एक फोटो रखी। देखो बेटा, रीटा, MSc बायोटेक, अच्छे घर की लड़की, तुमसे 4 साल छोटी, तुम्हारी तरह शांत, किताबें पढ़ना पसंद है। मना मत करना। मैं भला क्यों मना करूंगा? कब मिलना है? कल ही। ठीक है। दोनों परिवार की कल कॉफी शॉप में मुलाकात हुई। रीटा शांत और गंभीर थी। बातचीत एक इंटरव्यू की तरह चली। उसके सवाल तीखे थे। आपकी जिंदगी का अगला लक्ष्य क्या है? सिर्फ प्रमोशन? आप शादी को एक सामाजिक जिम्मेदारी मानते हैं या जरूरत? सच बताओ तो जो उम्र हो गई है उसमें मैं कुछ समझने की ताकत अब नहीं रखता। मुझे तो बस इतना पता है कि शादी हो जानी चाहिए, वरना आप हमेशा समाज की बातें सुनते रहेंगे। आपकी बात सही है, लेकिन आपका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है? लोगों की बातें इतनी सुन ली है कि अपना पर्सनल ओपिनियन कहीं खो गया है। पवन ने ईमानदारी से जवाब दिए। उसने अपने डर, अपनी इनसिक्योरिटी के बारे में भी धीरे से जिक्र किया। वो एक कनेक्शन चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था यही ईमानदारी कुछ ज्यादा हो गई। इस मुलाकात के 2 दिन बाद माला जी का चेहरा उतरा हुआ था। उन लोगों ने मना कर दिया, कहा कि लड़का ज्यादा कंफ्यूज लगता है, अपनी जिंदगी को लेकर क्लैरिटी नहीं है। मैंने ऐसा क्या बोल दिया? तूने उनसे कहा कि मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। ये भला कौन बोलता है? और ऐसे लड़के से कौन लड़की शादी करेगी जो ये कहे कि उसका अपना कोई ओपिनियन ही नहीं है? आजकल तो लड़कियों का भी ओपिनियन होता है, और तू लड़का होकर ऐसी बात कर रहा है। पवन ने सिर झुका लिया। उसका मन कर रहा था चीख पड़े कि समाज के प्रेशर की वजह से ही उसका दिमाग खराब हो गया है। शादी के समय उसने ईमानदारी रखना जरूरी समझा, पर उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी कमी साबित हुई थी। कोई बात नहीं, कोई और मिल जाएगी।
मिल चुकी, तू अकेला ही मरेगा। हे भगवान, कैसी बात कर रहे हैं आप, ऐसे तो ना बोलो। भैया, कम से कम मुझसे पूछ लेते कि क्या बोलना होता है, मैं बता देता। तू चुप रह, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तू सिखाएगा मुझे? हाँ, लेकिन इनकी शादी हो गई है, आपसे ज्यादा अनुभवी हैं। रहने दो रिया, छोड़ो। घर में कलेश हो गया। पवन अपने कमरे में जाकर बैठ गया और किसी से कुछ नहीं बोला। दिसंबर की सर्द हवा उसे और ज्यादा परेशान करती थी। अब न्यू ईयर करीब था। उसने मोबाइल उठाया तो ऑफिस का एक ईमेल पड़ा था। ईयर एंड अपॉर्चुनिटी, कपल्स नाइट, द ग्रैंड सेलिब्रेशन। अपने लाइफ पार्टनर के साथ इस यादगार शाम का हिस्सा बने। पवन की उंगलियां जम गई। लाइफ पार्टनर शब्द स्क्रीन से निकलकर सीधे उसके सीने में चुभ गया। अगले दिन ऑफिस में उसी की बात चलने लगी। अरे कपल्स नाइट आ रही है, क्या प्लान है पवन? तू तो आएगा ही ना, तेरे लिए तो। अरे कोई बात नहीं यार, अकेले भी आ सकता है। हालांकि थीम तो कपल्स ही है, मगर चलता है, हम लोग है ना। नहीं, मैं शायद नहीं आ पाऊंगा। क्यों भाई, ऐसा क्या काम? उस दिन मेरे यहाँ रिश्तेदार आ रहे हैं दूर से, पूरा परिवार, मजबूरी है। वो झूठ बोल रहा था, एक ऐसा झूठ जो उसने खुद को बचाने के लिए गढ़ा था। रिश्तेदार, ये शब्द उसकी जुबान पर कितना भारी था। वो रिश्तों के बोझ से दबा हुआ था और आज उसने रिश्तेदारों को अपने अकेलेपन की ढाल बना लिया था। ठीक है, जैसा तेरा मन करे। वैसे मैं तो बस फॉर्मेलिटी में कह रहा था, तेरा ना आना ही अच्छा होगा, क्योंकि कहीं किसी ने बोल दिया कि किसी को लेकर क्यों नहीं आया, तुझे एंट्री ना दी तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब जा, काम करने दे। कपल्स नाइट वाली शाम पवन घर पर था। माला जी ने चाय का प्याला उसके सामने रखा, एक गहरी सांस ली। बेटा, मेरी एक पुरानी सहेली ने फोन किया था, उनकी बेटी बहुत अच्छी लड़की है, तुम बस एक बार मिल तो लो, सिर्फ मिल लो। माँ नहीं। पर क्यों, क्या हर्ज है, बस एक मुलाकात। माँ बस करो ये सब। क्या जरूरत है हर पल हर शाम इसी एक बात को घोटते रहने की? क्या मेरी पूरी जिंदगी, मेरी सारी कामयाबी इसी एक कसौटी पर तोल दी जाएगी? उसकी आवाज कांप रही थी। सालों का दबाव एक विस्फोट बनकर फूट पड़ा था। वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। रात को जब उसने फोन उठाया, ऑफिस ग्रुप में 99+ नोटिफिकेशन थे। पार्टी की तस्वीरों की बाढ़ आ रही, कपल्स ही कपल्स हर फोटो में। तभी एक वीडियो ऑटो प्ले हुआ। गौरव, चेहरा लाल, कैमरे की ओर इशारा कर रहा था। अरे पवन, देख रहा है तू? क्या पार्टी है यार, तू भी आज यहाँ होता तो मजा आ जाता। खैर, तेरा हिस्सा हम पी गए। फिर एक फोटो आई, एक खाली कुर्सी, उस पर एक पेपर टेप किया हुआ था, रिजर्व फॉर मिस्टर पवन, द लोनली किंग। रिप्लाई में हाहा और LOL लिखा था। पवन ने फोन बंद कर दिया। वो हंसी का पात्र बन चुका था। सो जा पवन, सो जा। अगले दिन ऑफिस में पवन की आंखों के नीचे गहरे घेरे थे। सीनियर श्रीकांत सर, जो हमेशा शांति से रहते थे, उसने देख लिया। लंच टाइम में वे उसके डेस्क पर आए। पवन, कल की ग्रुप की बात मैंने देख ली। ये सब मजाक में होता है, पर तुम्हें बुरा लगा है ना? जी सर। तुम्हें एक बात बताता हूँ, हर फूल का अपना एक मौसम होता है। गुलाब गर्मियों में खिलता है, चमेली सर्दियों में। जबरदस्ती खिलाया गया फूल कभी खुशबू नहीं देता। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी अपनी टाइमलाइन है पवन। तुम्हें लगता होगा कोई ससुराल नहीं मिलेगा मुझे, पर यार दूसरों की घड़ी देखकर दौड़ोगे तो हमेशा पीछे रह जाओगे। सही समय वो नहीं है जब दुनिया कहे, बल्कि वो है जब तुम्हारा दिल और दिमाग एक साथ हाँ कहे। पर सर, ये ताने, ये अकेलापन। ताने तो तब तक हैं जब तक तुम उन्हें अपने ऊपर हावी होने दो। तुम्हारी कुर्सी खाली इसलिए नहीं थी क्योंकि तुम नहीं हो, बल्कि इसलिए थी क्योंकि तुमने अपनी शर्तों पर उसे भरने का फैसला नहीं किया था। डर किस बात का है? गलत व्यक्ति के साथ बैठने से ज्यादा सही व्यक्ति का इंतजार करना बेहतर है। आप सही कह रहे हैं सर, मैंने इस तरह कभी सोचा ही नहीं। थैंक यू सो मच सर। अब बस इतना करो, खोजना शुरू करो, इसलिए नहीं कि तुम अकेले हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम तैयार हो। श्रीकांत सर की बात ने पवन का नजरिया एकदम बदल दिया। वो अभी भी सिंगल था, लेकिन हैप्पीली सिंगल।